गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। और सर आपका चेन्नई का टूर कैसा रहा? हाँ, चेन्नई का अच्छा रहा सर टूर। चलिए, तो आपको ट्रेवल करना पड़ता है सर काम से, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका ज्यादातर सर ट्रेवल साउथ इंडिया में ही होता है? ज्यादातर तो साउथ इंडिया में होता है। अच्छा, तो आपका तो हवा पानी जलवायु चेंज होती रहती है ना? हाँ हाँ जी। चलिए। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि रेंज क्या होती है और हमें स्टार्ट करना था कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। बट फिर हमने टाइम की वजह से कल क्लास ओवर कर दी थी, यानी मंडे को। तो आज हम क्वार्टाइल डेविएशन से ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन का जो एब्रिविएशन है दैट इज क्यू डी, और इसका फॉर्मूला होता है आपका ये। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें Q3 और Q1 पता होना चाहिए। और Q1 आपका लोअर क्वार्टाइल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और Q3 आपका अपर क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल क्या करता है? क्वार्टाइल हमारे पास एक स्टैटिकल सीरीज है, यानी जितना भी डाटा है उस डाटा को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हम 4 पॉइंट निकालते हैं, इट इज Q1, इट इज Q2 एंड इट इज Q3। ये आपका मीडियन होता है और ये होता है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसको हम लोग बेसिकली लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। और ये होता है आपका अपर क्वार्टाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। और ये बेसिकली आपकी मिडियन ही हो गया आपका सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि जो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक डाटा ले रहा हूँ और डाटा है ये xi, इट इज 30, 33, 35 एंड 37 एंड 40। ये हमारे पास डाटा है और आपको इस डाटा की हेल्प से क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, यानी इस डाटा में आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका डाटा सीक्वेंस में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें Q1 निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपका वही होता है जो मीडियन का होता है, बस यहाँ पे 4 आ जाता है। तो n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए आपके 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम 5 प्लस 1 करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 आइटम। अब क्योंकि देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, तो 1.5 आइटम यहाँ पर कहीं है नहीं। तो हम लोग इस क्या करेंगे, ये जो आपका नंबर है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर देना। पॉइंट से पहले यानी फर्स्ट आइटम प्लस पॉइंट के बाद यानी 0.5। ठीक है, और 0.5 जैसे अगर हम देखते हैं 0.5
तो 1.5 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1.5 से नेक्स्ट नंबर होगा सेकंड आइटम, और 1.5 से जो पहला आइटम होगा वो होगा हमारा फर्स्ट आइटम। तो क्वार्टाइल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग, अगर हमारी कोई वैल्यू पॉइंट में आती है तो फिर हम उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। पॉइंट से पहले वाली आइटम प्लस 0.5, पॉइंट के बाद वाले आइटम माइनस पॉइंट से पहले वाले आइटम। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट आइटम है इट इज 30, 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो। सेकंड आइटम इट इज 33, और जो फर्स्ट आइटम है इट इज 30। ये हो गया आपका 30, और 33 माइनस 30 कितना हो गया? 3। 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, हमारे पास वैल्यू होगी 31.5। अब इसी तरीके से, क्योंकि हमें क्वार्टर डेविएशन के लिए Q3 की भी जरूरत है, हम लोग Q3 निकालेंगे। Q3 होगा आपका 3n + 1 अपॉन फोर्थ आइटम। हमने ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करी थी, आया था हमारे पास 1.5। तो अगर मैं 1.5, ये पूरी वैल्यू 1.5 आई थी, 1.5 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। तो 3 की मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 4.5 आइटम। तो 4.5 आइटम का मतलब क्या है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पहले यानी फोर्थ आइटम प्लस 0.5 एंड पॉइंट के बाद फिफ्थ आइटम। 4.5 के बाद क्या आएगा? 5 फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम। तो हमारे पास जो हमारा फोर्थ आइटम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गया 37। 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2, और फिफ्थ आइटम हो गया हमारा 40 और फोर्थ आइटम हो गया 37। तो 37 और 40 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 38.5। अब ये जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली है Q3 की वैल्यू 38.5 माइनस 31.5 डिवाइडेड बाय 2, आप इनको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे आंसर बताइए कितना है? ये आंसर कितना है? 3.5। ठीक है, 3.5। तो हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है, इसमें है तो बहुत सारी चीजें, बट हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, क्योंकि एमए के लेवल पे इतनी बेसिक चीजें नहीं आएंगी। बट मैं इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ कि आगे ये कहीं यूज होंगी, तो थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहिए। अब इसके बारे में कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें, बट आपको इसका एक डीमेरिट याद रखना है। जो डीमेरिट मिडेन का था ना, वही डीमेरिट इसका भी है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जब हम क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस यूज नहीं करते हैं। आप देख सकते हो ना, हमने Q1 निकाला, Q1 के लिए 2 ऑब्जर्वेशन यूज हुए, कि Q3 के लिए ये 2 ऑब्जर्वेशन यूज हुए। 35 का कोई रोल ही नहीं है, यानी इसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे आंसर पे। ये वैल्यू 35 की जगह 34 होती तब भी रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, ये वैल्यू 36 होती तब भी कोई असर नहीं पड़ता, या 36.5 होती, यानी ये नंबर इस कैलकुलेशन में पूरी तरह से इग्नोर है। ये डिमेरिट है क्वार्टाइल डेविएशन का। अब आगे चलते हैं। डन, आगे चलें। देखिए, अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन।
और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरी सैंपलिंग में और पूरे हाइपोथेसिस में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है आज। मैं कल परसों आपको मंडे का नोट्स सेंड करना भूल गया था, आप लोगों में से किसी ने मुझे रिकॉल भी नहीं कराया। आज प्लीज रिकॉल करा देना, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली आपकी क्लास के बाद ना मेरे को और क्लास रिकॉर्ड करनी होती है ऐप के लिए, और उसके बाद 1-2 बज जाते हैं और बाकी काम करते करते। नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। याद नहीं रहती हैं चीजें। टॉपिक 3.3 के अंदर हमें पढ़नी है 3 चीजें। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में, क्योंकि एग्जाम में ना स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, बट आपको जस्ट थ्योरी नहीं लिखनी है। डिपेंड करेगा, एक शॉर्ट नोट आया हुआ है कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का। तो हमें ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और हम उसको डिफाइन कर पाए और उसका एग्जांपल्स दे पाए, और इसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता पाए। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन के मैं आपके साथ ना 10 प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, जबकि आपकी जो बुक है इग्नू की उसमें 10 प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी हैं। और उसमें एक प्रॉपर्टी चेक योर प्रोग्रेस में पूछी भी गई है, और उस प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में साफ लिखा भी है कि ये प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है। साफ अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो प्रॉपर्टी बुक में नहीं दी है, लेकिन चेक योर प्रोग्रेस में पूछी गई है, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप स्टैटिक्स अभी एमए में आके डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप पहले ही सारी चीजें पढ़ चुके हो, है ना। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जस्ट बेसिक है सारा 11th क्लास का। ये सारी चीजें टॉपिक 3.3 तक जितनी भी चीजें वो 11th की स्टैटिक्स में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो अब बात ये आती है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक मीन है। कैसा मीन है? अर्थमेटिक। इससे डिफाइन करने में काफी आपको आसानी रहेगी। अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अब हम यही नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन एक ही चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन है किसी चीज का, अर्थमेटिक मीन ऑफ समथिंग। तो पहले आपको बात ये समझनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मतलब है आप किसी चीज का मीन निकाल रहे हो, आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो, ठीक है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? i के रेंज 1 से n तक सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n, इट इज मीन। अब यहां से हम डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मीन क्या है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि हमारे पास जो भी डाटा है, अगर हम सारे डाटा को ऐड करते हैं यानी इसका सम लेते हैं, सिग्मा इज स्टैंडिंग फॉर सम, तो सारे डाटा को अगर हम सम लेते हैं, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मीन आ जाता है। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि आपके 12th में क्या स्कोर है या ग्रेजुएशन में क्या स्कोर है, मतलब एवरेज मार्क्स पूछे जा रहे हैं। तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब मीन की बात करते हैं तो फॉर्मूला दिमाग में आने से पहले, फॉर्मूला तो बेसिकली नोटेशन होता है किसी कांसेप्ट का, तो आपके दिमाग में पहले फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में पहले आना चाहिए सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस। अगर ये कांसेप्ट क्लियर है तो आगे बहुत सारी चीजें रिलेट करने में हमें आसानी होती है। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल ले रहा हूं, और एग्जांपल है ये बड़ा सिंपल सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। हाइपोथेटिकल मतलब हमने अपने आप से मान लिया है। ये हमारे पास
एक डाटा है और मैं इस डाटा से मीन निकाल रहा हूँ x बार इट इज i की रेंज 1 से n तक सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो हम इसका टोटल ले लेते हैं सिग्मा xi दैट इज 150। ठीक है, और 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30। तो ये हमने बेसिकली अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है ये जो हमने लिखी। अब होता क्या है, डिस्पर्सन क्या बता रहा है, तो हमने लास्ट क्लास में बात पढ़ी थी कि डिस्पर्सन समझने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, डिस्पर्सन को कैलकुलेट करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है, हम ये देखना चाहते हैं किसी एक सोसाइटी में, किसी स्कूल के क्लास में, किसी कॉलेज में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्टूडेंट से क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 आते हैं और एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 5, जो एवरेज मार्क्स हैं क्लास में वो है 65। तो हम ये देखना चाहते हैं कि रिजल्ट में डिफरेंस कितना है सभी का, कौन कौन स्टूडेंट 65 से कितना कितना दूर है। क्या देखना चाहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट 65 से कितना दूर है, यानी जो स्टूडेंट 65 से अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो एवरेज स्टूडेंट से बेटर है, जो 65 से कम स्कोर कर रहे हैं वो एवरेज स्टूडेंट से बेकार है, और जो बच्चा फेल हो गया है यानी जिससे 65 से बहुत कम मार्क्स हैं उसको फिर एक्स्ट्रा क्लास देने की जरूरत है। इस तरह की चीजें होती है। इसी तरह से हमें ये भी देखना होता है कि हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम कितनी है। फिर ये देखा जाता है कि हमारी कंट्री में रिचेस्ट इनकम कितनी है, सबसे अमीर आदमी की इनकम कितनी है। फिर ये भी देखा जाता है कि हमारी कंट्री में सबसे गरीब आदमी की इनकम कम है कितनी है, यानी जो पुअरेस्ट आदमी है उसकी इनकम कितनी है। फिर हम ये देखने की कैसे कोशिश करते हैं कि जो सबसे अमीर आदमी को एवरेज इनकम है पर कैपिटा इनकम का बाकी लोगों से कितना डिफरेंस है, यानी कौन कौन लोग कितने परसेंट पॉपुलेशन उससे दूर है, ज्यादा कितने परसेंट पॉपुलेशन है, कम कितने परसेंट पॉपुलेशन है। तो ये सब डिस्पर्सन है। बेसिकली डिस्पर्सन में हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू और बाकी वैल्यू का डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। उसके कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे ये चीजें नोट करने के लिए हम ये देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ये देखना, ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट एक क्लास में और इनकी पॉकेट मनी दी हुई है। अब हम ये देखना चाहते हैं ये एवरेज पॉकेट मनी है ना। तो एक क्लास में स्टूडेंट्स की जो एवरेज पॉकेट मनी है ये। अब आप ये देखना चाहते हो कि एवरेज पॉकेट मनी से बाकी स्टूडेंट्स का डिफरेंस कितना है, कौन कितना दूर है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं ये जो मेरे पास नंबर्स हैं इन सभी नंबर में से मीन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो मैं 10 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इससे ये पता चलता है -20, यानी ये जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट की इनकम एवरेज इनकम से 20 कम है। फिर हम 20 - 30 कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट है जिसकी पॉकेट मनी 20 रुपए है, ये एवरेज इनकम से इसकी इनकम 10 रुपए, पॉकेट मनी 10 रुपए कम है एवरेज पॉकेट मनी से। फिर ये ऐसा स्टूडेंट है इसकी पॉकेट मनी का एवरेज पॉकेट मनी से कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस है, मतलब जितनी एवरेज पॉकेट मनी है उतनी ही पॉकेट मनी इसके पास है। इसी तरह से ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी पॉकेट मनी को अगर हम एवरेज पॉकेट मनी से डिफरेंस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी पॉकेट मनी एवरेज पॉकेट मनी से 10 ज्यादा है, और इसी तरह से हमें ये भी पता चलता है ये हो गया 20 ज्यादा। ठीक, अब ये सम हमेशा जीरो आएगा, ये आपको याद रखना है। अगर ये सम जीरो नहीं आ रहा है तो हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बाकी उसकी कोई अभी जरूरत नहीं है। अब ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू क्या है, xi। बेसिकली ये वैल्यू है जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका और एवरेज यानी मीन का डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ
ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। मैंने शॉर्ट में एम लिख दिया, पूरा लिख लेना अर्थमेटिक मीन। अब अगर मैं इसका टोटल ले लूं, जैसे मैंने यहां पे ये टोटल लिया है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन, जो कि हमेशा 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सारे नोटेशंस में एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। अब अगर आप इसका स्क्वायर ले लेते हो ये, तो ये हो गया -20 का स्क्वायर यानी 400, -10 का स्क्वायर यानी 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। अब ये क्या है, ये सिर्फ ये वैल्यू आपका डेविएशन था। अच्छा, ये डिफरेंस की जगह हम लोग ना स्टैटिक्स में वर्ड यूज करते हैं डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस, ठीक है। डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऑफ, आप ये भी लिख सकते हो ऑफ एक्सआई, ब्रैकेट में लिख लेना ऑब्जर्वेशंस। आपने जो लिख रखा है वहां कहीं ब्रैकेट लगा लो ऑब्जर्वेशंस पे, साइड में एक्सआई लिख लो, फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, है ना। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं और सम भी ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सआई यानी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये था सम ऑफ डेविएशन, ये क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, क्योंकि अब स्क्वायर आ गया है ना। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ये डेविएशन का सम था, ये डेविएशन के स्क्वायर का सम हो गया, ठीक है। क्लियर, क्लियर, Yes. Yes. ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये आपका मीन है, इज इट क्लियर, ये आपका मीन है। तो मीन क्या है, किसी भी चीज के टोटल को उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे दो। तो अगर मैं, अब ये भी सम है ना, ये भी टोटल है, किसी चीज का टोटल है ये। अब अगर मैं इस टोटल को n से डिवाइड करता हूं, तो ये क्या हो गया, ये भी मीन है ना। ये क्या है, मीन है। शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी मीन है। इसको आप क्या पढ़ोगे, इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ x। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये पढ़ेंगे हम लोग इसको। क्लियर, यही पढ़ेंगे ना। यानी कि ये क्या है, इट इज arithmetic mean of square of deviation of xi means observations from their arithmetic mean। जो हम ऑब्जर्वेशंस का, ये ऑब्जर्वेशंस का ऑब्जर्वेशंस हो गए और ये ऑब्जर्वेशंस का हो गया है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन का आपका मीन है, तो ये किसका मीन है, ये है स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मीन। इज इट क्लियर, क्या है ये, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन किसका है, ऑफ xi फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास मीन।
टाइम क्या होता है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला मीन है, लेकिन मीन किसका है? स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। अब ये जो आपको फॉर्मूला है इसकी नोटेशन ये होती है एंड इट इज वेरिएंस। तो अगर आपको वेरिएंस डिफाइन करना है ना, व्हाट इज वेरिएंस, तो वेरिएंस को डिफाइन करोगे, वेरिएंस इज अरिथमेटिक मीन variance is arithmetic mean of square of deviation of xi यानी observations from their arithmetic mean। ये arithmetic mean है, ये इसका डेविएशन, ये इसका स्क्वायर, और फिर हमने इसको n से डिवाइड कर दिया है, तो बेसिकली हमारे पास आ गया है उसका मीन। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे जरा। यहाँ तो कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है? तो जब भी अगर आपके दिमाग में वेरिएंस आता है और आपको वेरिएंस डिफाइन करना होता है, तो आपके दिमाग में इमेज ये बननी चाहिए कि वेरिएंस, जो वेरिएंस है वो क्या है? सम को n से डिवाइड करें। जब भी हम सम को n से डिवाइड कर रहे हैं तो वो मीन है। वो क्या है? मीन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सम किसका है? जिसका सम है और n से डिवाइड करा उसी का मीन है। तो ये हो गया square of deviation। variance is the arithmetic mean of square of deviation of xi। इस तरह से आप ये पूरा प्रोसेस समझोगे ना, बेसिकली फॉर्मूला कैसे आया है तो आप डिफाइन कर पाओगे इसको। इज इट क्लियर? अब देखिए इसके बाद मैं ये नीचे से रफ कर देता हूं। आई थिंक ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी और आपको ये सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी। अब अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर को राइट साइड पे लेके आते हैं, तो आपको पता है अगर स्क्वायर की साइड चेंज करी जाती है तो ये इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये जो आपकी वैल्यू है इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने क्या करा है, अगर आपको डिफाइन करना है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करो, तो क्या है, ये जो वैल्यू थी यही वैल्यू है, बस इस वैल्यू पे स्क्वायर रूट आ गया है। तो आप इसको डिफाइन ऐसे करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, उसके बाद फिर यहां से है ना, ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डॉट 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 ये सारा सब कुछ यहां तक। तो बेसिकली यही डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की होगी, बस इसके आगे आप क्या लिख दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट, बाकी सब कुछ सेम। इज इट क्लियर? आई थिंक अब आपको, आपने पहले ही भी स्टैंडर्ड डेविएशन कई बार पढ़ा होगा, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें डेफिनेशन कैसे देनी है। जैसे एन आप लास्ट क्लास में कह रहे थे कि सर हम डेफिनेशन कैसे देंगे, क्या हमें याद करनी पड़ेगी? तो आई थिंक अब आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, है ना। आप पूरा प्रोसेस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने वेरिएंस की डेफिनेशन ये दी है, बट बुक में वेरिएंस की डेफिनेशन ये नहीं है, बट आप यही देना, क्योंकि जो बुक में वेरिएंस की डेफिनेशन है उससे चीजें क्लियर नहीं होती है। वेरिएंस की डेफिनेशन बुक में दी है, वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बुक में वेरिएंस की डेफिनेशन ये दी है कि वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस डेफिनेशन से ना कुछ लॉजिक क्लियर नहीं होता। इससे तो ये पता चलता है कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट है, पर फिर यहाँ इससे अगर हम किसी को समझाएंगे
तो उसको पहले ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तभी वो समझ पाएगा डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन देने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये दे दीजिएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के डेफिनेशन आप ये दे देना। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सिंपली ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ये टोटल हमारे पास आएगा xi